अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए मंथन में जुट चुकी है। सपा छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस कश्मकश में फंसी हुई है कि वो किसके साथ जाए। हालांकि प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता को बचाए रखा जाए, क्योंकि 2022 के चुनाव कांग्रेस के लिए करो और मरो की स्थिति है। उसका सीधा असर प्रियंका गांधी के छवि पर पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि वो अकेले लड़े या फिर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे। वहीं बीजेपी की भी राह अब उतनी आसान नजर नहीं आ रही जितनी 2016 में थी। आपको बता दें कि बीजेपी के सामने बहुत से मुद्दे हैं। पहली बात कोरोना, सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना, जिसमें हेल्थ सेक्टर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त था। लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। तो इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं ज्यादा जो वो बीजेपी की बनती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। दूसरी, सीए, एनआरसी, इन मुद्दों पर भी सरकार घिर चुकी है। मुस्लिम समुदाय के लोग, साथ ही मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो लोग समर्थन रखते हैं, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, उन लोगों का भी मोह कहीं ना कहीं भ्रमित हुए हैं। वो बीजेपी से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव कम हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी वजह किसान बिल, नए कृषि जो बिल है, इसको लेकर भी बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा। नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी सरकार हर तरफ से घिरी हुई है। कोरोना का समय है और हर तरफ स्वास्थ्य की बातें हो रही हैं। 2022 का चुनाव है और 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और इस चुनाव में कौन सी पार्टी किस पार्टी पर भारी नजर आएगी, इस बात के बहुत गुंजाइश है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपने आप में बैकफुट पे नजर आएगी। उसको हजारों सवालों के जवाब देने हैं। सपा जो है उसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि बीजेपी कमजोर पार्टी नहीं है। लेकिन आजम खान पिछले कई दिनों से, कई सालों से कहे कि उनका साथ, जिस उनके मुद्दे पर सपा पार्टी जो है वो सही तरीके से स्टैंड नहीं ले पाई। वही कांग्रेस है, प्रियंका गांधी का चेहरा लेकर उतरी है, लेकिन अभी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हैं प्रियंका गांधी। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता अनूप भंडारी जुड़ चुके हैं। सपा नेता मनोज सिंह भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता निजाम मलिक कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज का मुद्दा है कि अब की बार किसकी सरकार। चुनाव को लेकर तैयारियां हर पार्टी ने शुरू कर दी है। आप सभी की पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान का अघोषित तरीके से, चुनाव का अघोषित तरीके से आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो आने वाला चुनाव होगा वो किस मुद्दे पर होगा। सबसे पहले हम राय बीजेपी नेता अनुपम सिंह भंडारी की जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही की पार्टी की बनती है। अनुपम जी, आप सत्ता में हैं और स्थितियां पहले से बेहतर नहीं है आपकी पार्टी के लिए। आपकी खुद की पार्टी में जिस तरीके से मतभेद नजर आ रहे हैं, सब खुलकर सामने आ रहे हैं। विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार बीजेपी 2016 दोहरा पाएगी? सर्वप्रथम लोकमंच के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि अभी एक आपने अच्छा टॉपिक आज किया है, 2022 का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पक्ष में क्यों होगा, इससे मैं अगर कुछ संबंध आंकड़े पेश करूंगा। देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि इस समय 403 विधानसभा वाली सीट है। इसकी अगुवाई हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के माध्यम से रही जाएगी। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सबके सामने है और माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ के जो है नेतृत्व में ये चुनाव आ जाएगा। इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को सामने साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, जैसे आप लोगों ने बोला कि इस समय हमारे हर विधायक जो भी कार्य कर रहे हैं, इन सारे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा। जिस विधायक ने, जिस मंत्री ने क्या कार्य किया है वो जनता के सामने है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे टिकट दिया जाएगा। संगठन की सहमति से ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, संगठन की सहमति से मुहर लगाया जाएगा। लेकिन आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? पिछला चुनाव तो आपने विकास के मुद्दे पर लड़ा और कोरोना काल में लोगों ने विकास देख लिया सरकार का। देखिए, आपने मुद्दे हमारे पहले भी विकास के थे, आगे भी विकास से रहेंगे, इसमें कोई शंका सुबह भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको। अनुपम जी, आपका विकास क्या है? आपका विकास क्या है? कोरोना काल में लोगों ने देख लिया, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे, दवाइयां नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिले। क्या ये आपके सरकार का विकास काम है? देखिए, विकास कार्य आपके सामने है, आपके चेहरे के माध्यम से दिखाया जाता है, बाकी लोगों के चेहरे के माध्यम दिखाया भी गया है। आज की तारीख में इस समय जो हम लोगों ने कार्य किया है उसमें क्या है कि इस तरह कोविड से जो भी जनता प्रभावित हुई है इसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास हम लोगों ने किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे किस तरीके से नाराजगी दूर करेगी अनुपम जी? आपकी पार्टी, आपकी सरकार किस तरीके से नाराजगी दूर करेगी? जो लोग अपनों को खो चुके हैं उनकी नाराजगी कौन सी ऐसी चीज है जो भरपाई करेगी उनके अपनों की? देखिए, इसमें क्या है कि अभी इस समय हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, आप सब लोगों को पता है, ये पहला राज्य बन चुका है देश का जो सबसे अधिक टीकाकरण का कार्य हुआ। 5 करोड़ टीकाकरण यहाँ पर हुए हैं। जिस लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे योगी जी, इस समय जनपद वगैरह जहाँ पर अनुपम जी, आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा टीकाकरण हो रहा है, लेकिन कितनी संख्या में टीकाकरण हो रहा है? जरा इस बात का भी जवाब दीजिए आप मुझे, कितनी संख्या में हो रहा है? 5 करोड़ टीकाकरण हो चुके हैं, शायद आपको पता होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जनसंख्या भी साथ में बताइएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी साथ में बताते हुए चलिएगा। देखिए, जनसंख्या आपको पता है 20 करोड़ से क्या राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। इसमें टीकाकरण का जो कार्य जिस गति चल रहा है आप लोगों को पता है, जिस लेवल पे काम किया गया है, हम लोग जो टेस्टिंग काम किया गया, ट्रेसिंग काम किया, फिर ट्रीटमेंट काम किया गया है, जिस कार्यों को हम लोगों ने सराहा है, WHO ने सराहा है। इसके अलावा जितने भी किसान केंद्र के जो हमारी योजना चल रही है, चाहे वो जुड़ा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। इसके अलावा जो हम लोगों ने भू माफिया, खनन माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उनकी अवैध संपत्ति जब्त की है, वो आपके सामने है। बिल्कुल, जनता के सामने है कि हम लोग माफिया पे अपराधियों पे कितना लगाम लगाया। मानते हैं कि आपकी सरकार में एनकाउंटर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आपकी सरकार में आपराधिक मामले भी बहुत आए हैं, जिसकी वजह से सरकार ने आंकड़ा देना ही बंद कर दिया कि कितने आपराधिक मामले हैं, कहाँ पे रेप हुआ, कहाँ पे कितनी हत्याएं हुई राज्य में। ये सारे आंकड़े आपकी सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि उसे दिखाना ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। लेकिन दूसरी बात, आप कह रहे किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत आपने लाभ पहुंचाया, तो किसान सड़कों पर है, ये भी आपकी सरकार की सफलता है। दूसरी बात, आप स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ने देख लिया, जब पहली लहर आई सरकार ने खूब वाहवाही बटोरी, योगी सरकार ने वाहवाही बटोरी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना पे काबू पाया। लेकिन दूसरी लहर ने हकीकत सबके सामने ला के रख दी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। और आप कहते हैं कि आप इन मुद्दों से के साथ जनता के बीच में जाएंगे। वो तो 2022 का चुनाव बताएगा कि आप किन मुद्दों, आपके कौन से मुद्दे जो हैं वो लोगों को पसंद आए। चलिए, इसके साथ सपा नेता मनोज सिन्हा के पास चलते हैं। मनोज जी, बीजेपी ने कह दिया कि उसने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं, व्यापारियों के लिए काम किए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर है बीजेपी राज्य में। सपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी प्रणाम करता हूं कि आप सत्य तो बोल ही नहीं रहे हैं। और खैर, आप सत्य कैसे बोलेंगे जब ऊपर से ही कहानी चली आ रही। अभी कोविड-19 की बात चल रही थी, तो वैक्सीन की बात चल रही थी। तो एक दिन मैंने देखा था एक बड़े न्यूज़पेपर में कि दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया है जो यहाँ पे 20 करोड़ लोगों को
वैक्सीन लग चुकी है। पहला देश अमेरिका, वहां पूरी पॉपुलेशन ही 34 करोड़ की है। मनोज जी, टीकाकरण कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये चर्चा का विषय है। इसे किसी और डिबेट में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सपा पार्टी किस मुद्दे पर 2022 के चुनाव में जनता के बीच जाएगी, इस मुद्दे पर बात कीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी का जो कहीं ना कहीं काम बोलता है, वो काम समाजवादी पार्टी का जो काम बोलता है, उस काम को लेकर हम लोग 2022 के चुनाव में जाने का काम करेंगे। बिल्कुल 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 मनोज जी कह रहे हैं सपा समाजवादी पार्टी का जो काम बोलता है, इसकी वजह से यूपी की जो है स्वास्थ्य सेवाएं बता रही हैं कि किस किस पार्टी का कितना काम चल रहा है। जो यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बता रही हैं हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल कम पड़ जा रहे हैं, मरीज कम है। तो आपकी सपा पार्टी में तो बहुत दिनों तक सत्ता में थी, तो आपका विकास कार्य बोल रहा है ना कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो ऑक्सीजन के लिए मरेगी, उत्तर प्रदेश की जनता है वो हॉस्पिटल के लिए मरेगी। उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए मरेगी क्योंकि वो यादव ठाकुर ब्राह्मण की बात करती है। जवाब दीजिए मनोज जी। जी देखिए, काम बोलता है और काम बोलेगा, इसी के आधार पर हम लोग चुनाव 2022 में जाएंगे और इस बार सरकार हम लोग बनाएंगे। कौन सा काम बोल रहा है, कौन सा काम बोल रहा है? कितना जनता के साथ आप खड़े हुए हैं, आपकी पार्टी खड़ी हुई है? देखिए, हमारा काम बोलता है, चाहे वो 108 हो या 100 नंबर हो या 1090 हो, या जो काम हम लोग का, जैसे नेशनल हाईवे का जो हम लोग काम किए, या एक्सप्रेस हाईवे का जो काम किए, मेट्रो का जो काम किए, गांव का जो हम लोग विकास किए, यह काम बोलता है। आज दिख रहा है, किसी भी जिला में जाइए, जो हम लोग हॉस्पिटल बनवाए हैं वही कोविड-19 में काम किया। हम लोग जो मेडिकल कॉलेज बनवाए, चाहे लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल बनवाए, ये जो बड़े बड़े जो काम हम लोग के थे, उस काम को ये लोग सिर्फ उद्घाटन करने का काम ये लोग किए हैं, बाकी कोई नया काम करने का काम नहीं किए। आपकी भी अपनी पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं संतुष्ट हैं सर, बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं आपकी अपनी पार्टी में भी। और आपका काम 70 साल तक सिर्फ आपकी ही पार्टी ने काम किया क्या? केंद्र सरकार की भी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें, हालात जो है आज की जनता के वो 70 साल के हिसाब मांग रहे हैं, और आप सभी पार्टियों के 70 साल का जवाब है आज की स्थिति जो देश झेल रहा है, जो उत्तर प्रदेश झेल रहा है। देखिए, ऐसा है, ये लोग तो सिर्फ 7 साल में केंद्र में सरकार आई, 7 साल में सिर्फ बेचने का ही काम किया है, कुछ बनाने का काम नहीं किया है। और रह गई सवाल इस कोरोना काल में, पहले जब आया कोरोना तो किसी को कुछ मालूम नहीं था, यह कह के पल्ला झाड़ लिए लोग, लाखों करोड़ों लोग पैदल चल के, कितने लोग रास्ते में ही अपने प्राण को त्याग दिए, वो बातें भूल गए। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो इन लोगों को तैयार होना चाहिए था, और ऑक्सीजन के लिए इनके ही मंत्री, इनके ही विधायक और इनके ही सांसद रोडों पे चिल्लाते रह गए कि मेरे भाई को बेड नहीं मिला, मेरी माँ को बेड नहीं मिला, और कई इनके खुद के मंत्री रोते हुए बिलखते हुए बेचारे प्राण त्याग दिए। मैं कहूंगा, ऐसी सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है, यह जनता की आवाज है, और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मनोज जी, आपकी सरकार में सरकार को गुंडों का सरकार बोलते थे, भूल गए बहुत। आंकड़े को देखिए ना, इस पर क्या कहना है आपका? इस बार पार्टी किसको बनेगी? माइनेज बहुत बढ़िया कर लेते हैं, या माइनेज बहुत बढ़िया कर लेते हैं, या कोई जिला बता दीजिए जहाँ लूट, हत्या, बलात्कार कितने हो रहे हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये ठोक दो की सरकार है। बाबा जी कहे थे, योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि ठोक दो। पुलिस को लगा कि मुझे कह रहे हैं, गुंडा को लगा कि मुझे कह रहे हैं, आम जनता को लगा कि मुझे कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको ठोक दे, जिसको मौका मिल रहा है वो ठोक दे रहा है। सही बात कह रहे हैं। बीजेपी सरकार की तो ठोको नीति है सर, लेकिन सपा की भी नीति मैं बताती हूँ। सपा वाले कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, सपा के लोग कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। खैर, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम कांग्रेस नेता निजाम मलिक के पास चलते हैं। निजाम मलिक जी,
सपा की बातें हो गई कि वो किस मुद्दों पे जाएगी जनता के बीच में, अनुपम सिंह की बातें हो गई। अब कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और किस चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2022 का चुनाव जो है वो मुद्दों पे लड़ा जाने वाला है, क्योंकि जनता ने सबको देख लिया है, सबको पहचान लिया है, किसका चेहरा क्या है, कौन जनता के लिए खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता है। लेकिन आपके पास कौन से मुद्दे हैं? हमारे पास जनता के मुद्दे हैं, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। हम मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल पार्टी है, हमारी सरकार रही है पूरे हिंदुस्तान में। भारत सरकार में इंदिरा जी ने बड़ा काम किया, राजीव गांधी ने काम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया, और जो कांग्रेस ने काम किया, नरेंद्र मोदी जी इन 7 सालों में सारी चीजों का बेचने का काम कर रहे हैं। एम्स से लेकर सब चीजें, सारी चीजें मोदी जी बेच रहे हैं उसको, जो कांग्रेस ने बनाई है। और देश जो है आज कहाँ पहुंच गया है, ये यूपी और भारत सरकार की नीतियों के देखते हुए आपने देखा होगा आज देश की जो हमारा पायदान है, देश किस पायदान पर पहुंच गया। बांग्लादेश आज हमसे ऊपर है। आप ये देखिए आज हमारी देश की स्थिति कहाँ पहुंचा दी इन लोगों ने। अनुपम जी जवाब दीजिए कांग्रेस नेता का। देखिए सर्वप्रथम तो मैं इसका कहूंगा कांग्रेस नेताओं से, आपको पता है पंजाब में क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने 400 रुपए जो वैक्सीन आती है इसको 15 से 60 रुपए बेचा गया है। ये किसी छिपा नहीं दिया है। इन्होंने जो है जनता का पैसा से जो है जो दिया गया था केंद्र सरकार ने पंजाब को, इससे पैसा कमाने का काम किया है। ये तो धन्य हो हमारे सारे जितने भी पत्रकार भाइयों का, इसको जब उजागर किया गया सत्य को, तब जाके उनके सरकार ने माफी मांगी है। तो आप इनके बारे में तो मैं क्या बताऊं, 70 साल से जो इन्होंने काम किया है वो हमारे माननीय मोदी जी ने मात्र 7 साल के अंदर करके दिखाया गया है। आपको जैसा पता है इस समय राम मंदिर का कितना पुराना मंदिर था, 370 3 तलाक, ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे आपके सबके सामने है, जिस वजह से काम किया गया है। हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। विकास के ऊपर कोई काम नहीं किया इस देश के अंदर। देश की तरक्की नहीं, उससे भी आ रहा हूँ, विकास से भी आ रहा हूँ। विकास कुछ नहीं किया, बस इन मुद्दों में देश को उलझा दिया, मुसलमान में देश को उलझा दिया, और देश आज का पहुंच गया। आपको बोलने का मौका दिया गया था, हमें बोलने का देश के बारे में क्या सोचा आप लोगों ने? जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल तक किस आपकी भी सरकार रही है, क्या किया है आपने, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप इनसे 3 काम पूछ लीजिए देश के लिए विकास में क्या काम किया है। इनसे 3 काम पूछ लीजिए देश के लिए क्या किया इन्होंने। गिनाइए 3 काम अनुपम जी। बीजेपी का जो कार्य है आप लोग के सबके सामने है। आज इस कोरोना की लहर में जिस तरीके से इन्होंने कोरोना के अंदर ये फेल हो गए, कोरोना के अंदर फेल हो गए। आप गंगा के अंदर देख लीजिए, आज हिंदू समाज की जो आस्था है और उनका देह संस्कार रीति रिवाज से होना चाहिए वो तक नहीं करा पाए। इनके एमएलए जो है, इनके एमएलए को बेड नहीं मिले, इनके परिवार के एमएलए को बेड नहीं मिले, ये जनता की क्या सुविधा कर पाएंगे? जवाब दीजिए अनुपम जी, जवाब दीजिए, क्योंकि आपके ही नेता ब्रजेश पाठक ने भी चिट्ठी लिखी थी सीएम को कि व्यवस्थाएं सही नहीं है। आपके अपने पार्टी के लोग सवाल के सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए कोई भी मंत्री कोई भी विधायक इससे टीका पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इस बात को बेहतर तरीके से पेश करने का काम बंद कीजिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो कार्य किया गया है, जिस तरह जनता जाके हमारे सारे विधायकों ने, सारे मंत्रियों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस कोरोना काल में कार्य किया सबके सामने है। इसके साथ हर जनपद में हर विधायक ने अपना एक पीएससी को जो वोट दिया, जो कार्य किया गया है वो सबके सामने है। आज अवैध जितने भी बाहुबली है उनकी संपत्ति बुलडोजर से जो भरी गई है, ये उनका दर्द बोल रहा है कांग्रेस और सफाई वालों का। इसके अलावा जो ऐसा है बाहुबली की संपत्ति से देश को क्या फायदा पहुंचा वो आपके सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को, आवाम को, सरकार को क्या फायदा पहुंचा? कार्य किया गया है। जेवर एयरपोर्ट पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस निर्माण का कार्य किया गया है। टेंडरिंग पे काम किया गया है।
कानपुर, आगरा, प्रयाग और जितने गोरखपुर मेट्रो रेल का जो कार्य किया जा रहा है, ये सब इनको चुभ रहा है। इतना बड़ा डिफेंस एक्सपो लखनऊ के अंदर हुआ, मेट्रो का देश में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, शीला दीक्षित ने किया, शीला जी ने। क्रांति का काम कांग्रेस ने किया। राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के अंदर मोबाइल टेक्नोलॉजी और लैपटॉप सारी चीजें लाने का काम उन्होंने किया। हमारे प्रियंका जी, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण बैंकों का करा, देश के अंदर कांग्रेस ने किया है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी, अनुपम जी, कांग्रेस नेता निजाम मलिक कुछ कह रहे हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। मेरा ये कहना है अनुपम जी से, मेरे मित्र प्रवक्ता भाजपा के, मुझे ये बता दे देश हित के अंदर मोदी जी ने, योगी जी ने क्या कार्य किया। 3 काम देश हित में बता दें। चीन का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, या हमारी सीमा कितनी सुरक्षित रही, हमारे जवान कितने सुरक्षित रहे। जवाब दीजिए। देखिए, आपको पता है ये जो कारगिल का जो युद्ध हुआ, इसके साथ साथ जो हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस के लोगों को मारा, ये आपकी कारगिल के अंदर भी वो काम आई, वो भी कांग्रेस ने बंद की थी। आपकी सरकार जो है वो भी जो कारगिल के युद्ध में काम आई, वो भी कांग्रेस के टाइम में राजीव गांधी जी ने राम मंदिर कांग्रेस ने बनवाया, 370 धारा कांग्रेस ने हटाई, 370 धारा से देश को क्या फायदा मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। 370 से हमें देश को क्या फायदा पहुंचा, 3 तलाक का हमें क्या फायदा पहुंचा। क्या बीजेपी इस बार भी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, बीजेपी इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। जो विकास कार्य आज की तारीख में आपकी जनता के सामने है, जिस तरह से इतनी बड़ी महामारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई, जिस तरह से उसका सामना किया गया, वो आपके सामने है। आज की तारीख में इस मुद्दे से, इस चीजों से उसका चुनाव लड़ा जाएगा। महामारी जो हुई है उसमें ये गवर्नमेंट फेल हो गई। ये आप बलिया से ले गए इलाहाबाद सब जगह, गंगा नहर के अंदर जीरो टॉलरेंस नीति हुई है, और गंगा के अंदर जो रह रही थी, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए ये लोग। डॉक्टरों का ये ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए लोगों को, इन्हें दवाइयां भी टाइम पे नहीं दे पाए, ऑक्सीजन तक नहीं था, ऑक्सीजन भी विदेश से मांगना पड़ा। देश की स्थिति ये हो गई, देश हमारा कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन हमें विदेश से लेना पड़ रहा। चलिए, बात सऊदी अरब हो, अफ्रीका हो, पूरी दुनिया से हमें जो मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाएंगे, जनता ऑक्सीजन हमें विदेश से मांगना पड़ा। स्थिति देखिए हमारी कहां पहुंच गई। पर खरा उतरा, जनता को क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए। मनोज सिंह जी, सपा नेता के पास चलते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पिछले 2016 में सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया, लेकिन हालात आपके सामने, साइकिल पंचर हो गई। फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा ने हाथी की सवारी की, लेकिन वहां साइकिल का कबाड़ा हो गया। तो अब किसका साथ चाहिए? क्या इस बार सपा अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर इस बार भी गठबंधन की तैयारियां होंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी किसी बड़े दलों के साथ नहीं जाएगी। वो छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आपका इशारा आरएलडी की तरफ से? वो तो तय होगा, छोटे छोटे दलों के साथ हम लोग चुनाव मिलकर लड़ेंगे। तो क्या रणनीति है आपकी पार्टी की छोटे छोटे दलों को साथ लाने की? कुछ ऐसा भी तो प्लानिंग होगा आपके पास। किस मुद्दे पर आएंगे छोटी छोटी पार्टियां, किस मुद्दे पर आएंगी आपके साथ? कुछ बातें अपने तक भी रखा जाता है, सब बातों को उजागर ही नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लोग बड़े चतुर हैं और यह लोग गुमराह करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बड़ा मन बना के चुनाव लड़ना है। जनता को अगर पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सोच क्या है, आप किस विचारधारा से आते हैं, तो किस मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको वोट किस मुद्दे पर पड़ेगी? सर, आपके मुद्दे क्या है? बिल्कुल, हम लोग अपनी विचारधारा से, हम लोग समाजवादी पार्टी बिल्कुल
छोटे दलों को, जो हम लोगों के विचारधारा से जिसका मेल खाता है, उसके साथ हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और इन लोगों को, क्योंकि जनता बिल्कुल इन लोगों को जान चुकी है, पहचान चुकी है, इन लोगों का अब झूठ का सहारा भी चलने वाला नहीं है। और माननीय अखिलेश जी का काम बोलता है, वो बोलेगा काम, और 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे। मनोज जी, अखिलेश यादव का काम बोलता था तो उन्हें 49 सीटों पर सिमट गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। इतना गुमराह किए ना, देखिए मैं कह रहा हूँ लोगों को समझाना, वो अपने 5 सालों में वो विकास नहीं दे पाई थी जनता को, जिसके लिए बीजेपी के पास जाना पड़ा। हम लोग विकास किए, लेकिन यह लोग अंग्रेजों की पॉलिसी से देश छोड़ो के वो फार्मूले पर बंटवारा करके ये लोग निकलने का काम किए, क्योंकि गुमराह किए। नोटबंदी के नाम पर कहे, गरीबों के घर जाकर कहे कि इस पैसे से आपके पिताजी का दवा होगी, बेटी की शादी होगी, और ये लोग गुमराह करके सरकार बनाने का काम। राजनीति यूज करते हैं और इस तरीके से आपने सत्ता हथियाई है आपकी पार्टी ने। अनुपम जी, सपा नेता का आरोप है कि आप तोड़ो फोड़ो की राजनीति करते हैं और अंग्रेजों की तरह आपने सत्ता हथियाई है तोड़ो फोड़ो की राजनीति के तहत। मैं सपा नेता और कांग्रेस नेता जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उनकी बुद्धि को क्या बोलूं। मैं आपको केवल इतना कहता हूं कि इस समय तोड़ फोड़ की राजनीति कौन कर रहा है सबको पता है। आज सारे के सारे दल मिलकर एक आदमी का सामना करने निकले हैं, हमारे मोदी जी का, कि बस किसी तरह मोदी जी को हटाओ, किसी तरह योगी जी को हटाओ, ये कार्य करने का काम कर रहे हैं। एक सपा के जो मुखिया है, सपा अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, इनके पिताजी वैक्सीन लगाते हैं आज, और बेटा बोलता है कि हमको बीजेपी की वैक्सीन नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले पता है बीजेपी वैक्सीन का, इससे इन्होंने जिस तरीके से भ्रामक प्रचार किया है, लोगों को हम लोगों ने प्रशासन में जा जाकर लोगों को जो है हमने कार्य किया, समझाने का कार्य किया है। ये बोलते बीजेपी वैक्सीन नहीं चाहिए, हमारी सरकार आएगी हम लोग वैक्सीन फ्री में बांटेंगे। भारत सरकार ने हर राज्य सरकार को वैक्सीन फ्री में दी है, इसके बावजूद भी पंजाब में उस वैक्सीन को देश से कमाने का कार्य किया है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार के जो कार्य आज पूरे प्रदेश से, पूरे जितने भारत में जितने राज्य, आपको पता है कितने जगह सीमित कर रही है कांग्रेस सरकार। सपा सरकार की तारीख में मैं बताऊं, पिता पुत्र का गलती नहीं है। जो व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल सकता, आपको लगता है प्रदेश को देश संभाल पाएगा? असंभव चीज है। हम लोग पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद समाज से शुरुआत करते हैं, अपने क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद शहर में आते हैं, प्रदेश में आते हैं, फिर हिंदुस्तान में आते हैं। जो अपना अपने घर नहीं संभाल सकता, जो पिता का आदर नहीं कर सकता, पिताजी जी नीचे का आदेश कर जाता है, अपना काम बनाता है, उनको मुख्य पद से हटा देता है। ये सबने देखा। आज तारीख में वही बीजेपी के सामने बोला जाता है कि सपा वाले बोलते हैं हमको वैक्सीन चाहिए। आज वही चीज का कितने का कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है आपके सामने है, योगी सरकार ने जिससे काम किया आपके सामने है। योगी सरकार के हमारे मुखिया कोरोना पीड़ित थे, उसके बावजूद भी ऐसा कोई दिन मेरा जब बैठक नहीं हुई तो आपको जितना भी कार्य किया गया है उसकी चर्चा न हुई। जैसे ठीक है, हर जनपद का भ्रमण किया गया है, जनता के पास जा के पूछा गया, कोई तकलीफ है कोई कुछ हो, इसके अलावा लोगों का राशन बांटने काम किया गया। अभी हमारा 5 से 7 साल हमारे पूरे हुए थे, इससे हमारा सेवा संगठन का कार्यक्रम किया गया। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, खाने का सामान बांटा गया। आपके सामने है हमारे क्षेत्र के नेता, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता ज्यादा से लोगों के सभा के बीच लोगों को काम करा रहे हैं, खाना देने का काम कर रहा है, मैं भूखा रहा हूँ। कैसी गांव का सर्वे करा लीजिए, काम करते हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई बातें नहीं है। हम अपने पास में बातें अपने मुंह में दबा के रखेंगे, इसके बाद जब चुनाव होगा तब बोलेंगे। अरे कोई बात होगी तो बोलेंगे ना भाई, इनके पास कोई बातें नहीं, कोई मुद्दे नहीं है। अरे जाकर पहले खाने काम करता पहले सरकार पंजाब में काम किया जाए, इसके बाद आंसर दे सकते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र जी भाई। निजाम जी जवाब हमारे कांग्रेस के भाई बैठे हुए हमारी जो सरकार है राजस्थान छत्तीसगढ़ में वैक्सीन फ्री करने के लिए उन्होंने कहा है, और हर
हमारी सरकार ने भी पूरे भारत के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से केंद्र का रास्ता निकलता है और ये प्रदेश चुनाव के मामले में बहुत ही अहम है। यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम लगा देती हैं, क्योंकि ये वही प्रदेश है जहां पर राजनीति के गलियारे में होते हुए केंद्र तक पहुंचा जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे अगर वोट राजनीति समीकरण की बात की जाए तो 25% दलित वोटर है, 13% जो है वो सामान्य जाति के लोगों का वोट आता है, जबकि 35% वोट जो है वो पिछड़ी वर्ग से आता है। आपको बता दें इनमें भी 35% वोटों में भी जो पिछड़ी वर्ग के हैं इसमें भी बटे हुए 13% वोट यादवों का आता है, जो कि जग जाहिर है कि वो सपा के साथ जाता है। 12% कुर्मी जाति के लोगों का वोट है, जबकि 10% अन्य पिछड़ी जाति के लोग आते हैं। इसी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद गरीब आदमी को की बात कर लेते हैं। जो है 10 दिन के अंदर हस्ताक्षर हमारा ये कहना है इसमें जेवर एयरपोर्ट बनना अच्छी बात है, परंतु गरीब आदमी की कमर तोड़ के डाल दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप रसोई गैस से लेकर आप देख लीजिए 900 रुपए का गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला का इन्होंने वो दिया, उज्ज्वला योजना दी, खाली सिलेंडर खा लिए। आज पेट्रोल डीजल कहाँ है, आज सरसों का तेल क्या है, आज देखिए क्या कराएगा देश बताओगा। इकोनॉमी कहाँ पहुंचा दी, देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। देश का हर आदमी परेशान है, सिराई मचा रहा है इस टाइम। गरीब आदमी परेशान है बहुत ज्यादा, कारोबार नहीं है। व्यवस्था से इस समय जीडीपी कितनी है, भारत सरकार की जीडीपी कितनी बताइए हमको। जीडीपी तो हमारी भारत सरकार जीडीपी कितनी है 2000 आईटी सेल आता है हफ्तों के पास 300 लीटर भी अगर पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम लोग सरकार बीजेपी का ही चुनेंगे। इसलिए चुनेंगे क्योंकि ये हिंदू की सरकार है, ये मुसलमानों को ठीक कर देगी। यही सब तो चल रहा है। मुसलमान कितने मुसलमान आप कौन सी राजनीति करते हैं, आप भी बता दीजिए। आप भी तो मुसलमान की राजनीति करते हैं, पिछड़ी जात की राजनीति करते हैं, आप भी तो वही राजनीति करते हैं ना सर। बीजेपी तो जग जाहिर है हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन आपकी पार्टी मुद्दे पे लड़ती है। आपकी भी पार्टी तो हिंदू मुसलमान करती है। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, समाजवादी पार्टी सबके साथ है। सफेद झूठ है बिल्कुल करती है। आगे तारीख में अभी पंचायत चुनाव जब हुए थे कितने लोग जितने के नाम आए थे आपने बता दें, यादव के अलावा दूसरे जाति का आदमी हो सब यादव आए थे। भाई साहब कितना दिन चिल्लाएंगे, बात करते हैं। सरकार बनने जा रही है, 6 महीना और सब्र करिए। 2022 बताएगी। आप सपा को कितने वोटों के साथ जीत देख रहे हैं 2022 में? सपा सत्ता में कितने वोटों के साथ आएगी, कितने सीटों के साथ आएगी? चलिए बता दीजिए। आज हम लोग 300 प्लस रहेंगे। किन मुद्दों के साथ 300 प्लस रहेंगे? काम बोलता है, एक ही मुद्दा है, काम बोलता है और काम के बल पर हम लोग जीतेंगे। काम गिनवाइए सर, काम गिनवाइए। आपने आपका काम बोला तो आप 2016 में आप 224 से 49 पर आकर सिमट गए। आपका काम बोला, आपका विकास बोला तो आप 224 से 2012 में 224 से 2016 में 49 आपका विकास अब जनता जान चुकी है, इन लोगों के चरित्र को पहचान चुकी है, इन लोगों का चेहरा साफ हो गया है और जनता जो देख ली है माननीय अखिलेश जी का काम, उसके सहारे हम लोग 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। काम गिराने की जरूरत नहीं है, जनता को काम मालूम है।
और आपको भी मालूम है और आप भी जानती है और भाई साहब जो बैठे हैं इनको भी जानकारी है। ऐसा नहीं है कि काम बोलता है और काम के सहारे हम लोग सरकार बनाएंगे। अनुपम जी, मनोज जी कह रहे हैं कि उनका काम बोलता है और आपकी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। जवाब दीजिए आप मनोज जी की बातों का। देखिए, इनका काम बोलता था, पिछले चुनाव में भी काम बोला उनका, जनता ने उसको बहा कर रास्ता दिखाया। इस बार भी वही काम बुलवा रहे हैं जिन्होंने ये काम बोला है कि बीजेपी ऐसी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी महामारी में जिसमें आदमी स्वस्थ है, लोगों को सेवा भाव होना चाहिए। इन्होंने इनके मुखिया ने क्या बोला, हमारी सरकार में आने दो, बीजेपी गुमराह करेंगे, आज तारीख में आपको आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है, कोई बात करने का कोई आपके पास वो नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है जिसके कारण आप जनता के पास जा पाएंगे। मेरा आपके पास लिखना बोलूंगा, योगी मोदी ने जितना कार्य किया है, ये डिबेट कम पड़ जाएगी, इतना कार्य किया आप लोगों के सबके सामने है, पूरा मीडिया के सामने है और जनता के सामने है। इन्हीं विकास के मुद्दों के ऊपर 2022 में भी चुनाव लड़ेंगे अजितदास की अगुवाई में और 350 सीट के साथ हम लोग विजयी बनेंगे। मैं आपको आज कई किताब है तो लिख लीजिए आप लोग। चलिए, मिठाई खाना अच्छी बात है, खाते रहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे 2022 में। अनुपम जी ने कहा कि वो इस बार 306 से भी ज्यादा 350 सीटें लेकर आएंगे अपने विकास कार्यों के दम पर। लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी सर? कांग्रेस कहां पे है? आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है? आप अपनी पार्टी को 2022 के चुनाव में कहां पर देखते हैं और कितनी सीटें दे रहे हैं? जो अपना अमेठी में बचा पाएंगे वो क्या करेंगे, किस मुद्दे पाएंगे हमको आप लोग खुद बता भी पाएंगे। निजाम जी जवाब दीजिए। बीजेपी के नेता अनुपम जी कह रहे हैं कि ये अपना काम नहीं कर पाते, जवाब दीजिए। चलिए मनोज सिन्हा जी, मनोज जी आप ही जवाब दे दीजिए। बीजेपी कह रही है भाई 350 लेके आएगी, तो वो तो 350 लेके आएगी, 403 सीटों में आप कहां से लेके आएंगे बहुमत? बंगाल में भी लेके आ रहे थे, महामारी में त्रासदी में इतने लोग मर रहे थे, लेकिन फिर भी बंगाल में इनको सरकार बनाने की बड़ी जल्दी थी। जनता जवाब दी, उत्तर प्रदेश में भी जनता जवाब देने का काम करेगी। समय का इंतजार करिए। अनुपम जी, ये तो आपको 50 सीटें दे रहे हैं, आप तो 350 मांग रहे हैं। आप 350 का दावा कर रहे हैं। छोटे बात बताता आपको, जैसे योगी जी का, मोदी जी का या हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी का मंत्र है। आज आपको मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी विगत दिनों में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस था। कितने लोगों को मालूम पड़ा? कितने लोगों को मालूम पड़ा? शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम पड़ा कि जन्मदिन सादगी से जन्मदिन मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर एक उन्होंने पौधा लगाया और उसके बाद तुरंत अपने कार्य में लग गए। और दूसरी तरफ सपा के जो जितने मुलायम सिंह यादव उसके संरक्षक हमारे समय है, उनका जन्मदिन कितना भव्य मनाया जाता है, करोड़ों का खर्च किया जाता है। लंदन से बगिया आती है उनके पास में, जिससे वो बैठ के जो है लोगों को अभिवादन करते हैं। सपा में बड़ा महोत्सव होता है। आपको पता है वो पैसे कहाँ जाता था? वो पैसा हमारे आपके टैक्स से आता था, हमारे आपके खून के कमाई के पैसे से आता था। आज उनके 4-5 साल हो गए हैं, इन्होंने ऐसा भव्य, या मायावती बहन ने हमारी या हमारे सपा के प्रदेश में इतना भव्य आज की तारीख से नहीं बनाया। ये तो अपने जहाँ पर जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ना था, वहां पे टोटी चले गए, टोटी चल दी उन्होंने। वो टोटी चोर के नाम से मशहूर हो गए, पूरे सब लोगों ने देखा, आपने मीडिया चलाया। ये आदमी टोटी चोरी कर सकता है, जो आदमी अपने बुजुर्गों का, अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता है, अपने घर को नहीं बचा सकता है। आज जनता के खून पैसे भी कमाई का जो पैसा जमा होता है भारत कोष में, उस कोष का दुरुपयोग करने का कार्य किया जाता है। बॉम्बे से हीरे लाते नचवाई जाती है, तो पैसे कहाँ जाते हैं? जनता के पास आते हैं। ये कार्य आज नहीं कर पा रहे ना। कितने दिन रोएंगे भाई साहब, और इसलिए रोएंगे, इसीलिए जनता ने फाड़ फेंका। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लोक मंच चैनल के माध्यम से
मैं 350 के सीट के साथ में आगे योगीनाथ की अगुवाई में हमें दोबारा सरकार बनाने वाले हैं। अपने विकास के पूरे मुद्दे से आपको पता है, सारे विकास के मुद्दे मैं पहले गिना चुका हूँ। धन्यवाद। निजाम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी, बीजेपी नेता का दावा है वो दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और आपका दावा है कि आप बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्या है जमीनी हकीकत? आप खुद को कहाँ पाते हैं और अपनी पार्टी को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल जनता के दिलों में हम लोग बैठे हैं। हम लोगों का काम बोलता है और हम लोग सरकार बनाएंगे। इन लोगों को चिल्लाने दीजिए जितना चिल्लाते हैं। निजाम जी, सपा ने कह दिया वो 2022 में सरकार बना रही है। अनुपम भंडारी ने कह दिया कि उनकी सरकार जो है वो 350 सीट लेकर सरकार बनाएगी दोबारा से। आप कांग्रेस को कहां तक देखते हैं? प्रियंका गांधी का चेहरा कांग्रेस ऐसा है, प्रियंका गांधी का चेहरा हो, हम विकास को काम को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और एक बात और सुनिए, आपके अमेठी की सीट चली गई, ठीक है। एक बंदे जितना पुरानी सीट अमेठी की जो सालों से जितने वर्षों से जीतते आए हैं अपनी सीट को बचाने का ऐसा है। सीटें तो हारना और जीतना तो राजनीति में चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हुआ करती थी, आज वो सत्ता में है, ये कोई बात नहीं है। मुद्दा जब राजनीति में किसी के साथ अपोजिट भी जा सकता है, पक्ष में भी जा सकता है। सत्ता किसकी बन जाए भविष्य की राजनीति कोई नहीं कर सकता। बंगाल में जीतने गए थे आप, बंगाल में जीतने गए थे आपने ज्यादा 200 पार। ऐसा है, बंगाल में जीतने गए थे आप, 200 पार पूरी तरह हार कर आए। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस ने ऐसा ही कहा है। आप बंगाल के चुनाव में आपके दिग्गज सुपरस्टार माने जाते हैं जो नेता, वो बंगाल के चुनाव में थे, ममता के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, लेकिन बंगाल में आपका करिश्मा नहीं चला, मोदी का करिश्मा नहीं चला, हिंदुत्व का करिश्मा नहीं चला। इस बात को भी तो आप मानिए। ये कोई बात नहीं है। राजनीति में भविष्य में क्या हो जो कल्पना नहीं कर सकता कोई। आपके सामने है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे, ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। किस मुद्दे पे? हमारी जो पार्टी है, निजाम जी, किस मुद्दे पर आप मुझे बताइए। आपका हमारा वोट बैंक क्या है? आपका हमारा मुद्दा सुन लीजिए, बीजेपी के हमारा मुद्दा सुन लीजिए, वोट बैंक है। हमारा वोट बैंक सुन लीजिए, हमारा मुद्दा सुन लीजिए। आप सब चैनल पे बैठे, आप लोग सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, हमारा मुद्दा जो है विकास के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। कौन सा विकास 70 सालों में आप नहीं कर पाए? हमने 70 साल में जब देश आजाद हुआ तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। आज देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने हवाई जहाज से लेकर एम्स से लेकर सारी चीजें, सड़कें से लेकर सब चीज बनाने का काम किया। जिसमें मोदी जी बैठते जाते हैं ना, जिस जहाज में मोदी जी बैठते जाते हैं ना, वो भी कांग्रेस की देन है। कोरोना दे रहा है ना सर आपकी सरकार, तो आप यही कहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ दिया, बाकी सारी चीजें चकाचक। हमारी सरकार जब थी, हमारे देश के लिए हमने देश के हित में क्या किया, इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। कोरोना के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश पीएम मोदी जी को हमारे नेता श्री राहुल सरकार रही केंद्र में सर, 70 साल सरकार रही केंद्र में, तो आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालात हैं उसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी जिम्मेदार इस समय सत्ता में बीजेपी है? हमने जो देश की जो स्वास्थ्य सेवा है बेहतर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कितनी बेहतर अस्पतालों में बेड नहीं है लोगों को। आप जो इलाज करा रहे हैं एम्स के अंदर और सारे हॉस्पिटल, ये कांग्रेस की तो देन है। जो भी काम में आ रहा है आज, जो इलाज हो रहा है आज कांग्रेस की जो देन है। आपके जो घोटालेबाज है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और आपने सरकार तोड़कर पैसे देके मध्य प्रदेश के अंदर ये खेल किया।
राजस्थान में ये किया। आपके मुख्यमंत्री जो है येदियुरप्पा को आपने बनाया, उन पर कितने केस हैं? आपका गृह मंत्री पे कितने केस हैं? कांग्रेस भी बीजेपी के पीछे है सर, आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों के व्यक्तियों को वोट सीट देने के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी छवि पार्टी है, साफ सुथरे लोगों को लाती है, जाति धर्म पर विश्वास। जब बात कांग्रेस पर आई तो आप आपराधिक मामलों पे आ गए, जिम्मेदारी नहीं आप बीजेपी की तरह। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी पार्टी जाति धर्म पर विश्वास नहीं रखती, वो इंसानियत और विकास हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकार तो राहुल जी जनेऊ धारण क्यों कर लेते हैं? अचानक से उन्हें जनेऊ धारण करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? अचानक से जनेऊ धारण करना उनकी संस्कृति में है, वो ब्राह्मण है, अगर कर लेते हैं तो वो कोई अपराध है क्या? सर इसके पहले नहीं थी संस्कृति याद, संस्कृति पहले से थी। क्या नाम था राहुल गांधी के दादाजी का? क्या नाम था? राहुल गांधी जी के पापा का नाम क्या था? और मैं कहने लगूं जय शाह, दादाजी का क्या नाम था? जय शाह जो है गृह मंत्री जी के बेटे, जो कि आज बीसीसी के अध्यक्ष बने हैं। तो हम इससे नहीं जाते हैं, हम लोग विकास की बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा। विकास की बातों पर हम चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। हमारी 3 तलाक, राम मंदिर, कृषि मंडी, ऑनलाइन नोटबंदी, आयुष्मान भारत और सर्जिकल स्ट्राइक, आज तारीख में जितने भी हमारे जितने मुद्दे आपने बताए हैं, इससे देश को क्या फायदा पहुंचा? आम जनता को क्या फायदा पहुंचा? गरीब को क्या फायदा पहुंचा? पेट्रोल क्या भाव है? गैस का सिलेंडर कहाँ है? और सरसों का तेल कहाँ पहुंच गया? आटा कहाँ पहुंच गया? और ये देखिए आप जो है टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, देश बर्बाद हो गया और कोरोना में ये फेल हो गए। इन्हीं मुद्दों के साथ जनता जनता इन्हीं मुद्दों के साथ आपके चैनल से कह रहा हूँ, इन्हीं मुद्दों के साथ 2022 में इनकी जनता जिस तरीके से इन्हीं मुद्दों को देखते हुए जनता 2022 में समझ देगी। जैसे बंगाल में उन्होंने मूर्ति खाई है, दिल्ली स्टेट में मूर्ति खाई है, इनका जो है गरीबों के साथ जो व्यवहार रहा है वो आपको जनता बता देगी, नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक सब मुद्दों पर। इनके पास से बात करने का मतलब नहीं है, वही है, जनता बता देगी। हमारा विकास कार्य होगा, हम उस समय खोलेंगे सितारा और निकालेंगे, हम ये करेंगे। इससे जनता कहेगी तुम बाहर जाओ, यही काम करने वाले, चले कोई बात नहीं। अच्छा, अब मेरा आपसे इतना कहना है, भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी, मैं विश्वास रखता हूँ। लोकमंच के न्यूज के सारे दर्शकों को आपके मंच के समय की कमी की वजह से एक सवाल के बाद डिबेट समाप्त करेंगे, लेकिन सवाल अहम है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव आने वाला है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? जातिगत मुद्दे पे लड़ा जाएगा, धार्मिक मुद्दे पे लड़ा जाएगा, शिक्षा के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ा जाएगा? आप लोगों के, आपकी पार्टियों के पास, आप लोगों के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बीच, जिसे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले अनुपम जी आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में। देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। देखिए सुरभि जी, इस समय हमारी जनता इतनी जागरूक है, ठीक है ना, वो अपना अच्छा बुरा, अब वो समझ चला गया कि भाई आज बंद करके कांग्रेस को वोट दिया जाता, अब वो जब समझ चला गया कि लोगों को सभा को वोट दिया जाता। आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है, इसमें को पता है किस नेता ने क्या काम किया है। आज जो नेता अगर अच्छा काम किया होगा सम्मान मिलेगा, अगर नेता ने खराब काम किया होगा तो जनता घुसने देगी उस क्षेत्र के अंदर। इस समय जनता में जो कार्य होगा, जिससे काम किया होगा, सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा ही सामने आ सकता है। विकास के मुद्दे पे ही आप जनता के सामने जाके वोट मांग सकते हैं। आप मानते हैं जनता जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे से ऊब चुकी है? बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा इस बार 2022 के चुनाव में नहीं चलने वाला। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ हिंदुत्व का, जनता को चाहिए, स्कूलों में बच्चों का दाखिला चाहिए, जुड़ी है। देखिए, एक भावना जुड़ी है लोगों की, महाराज से हिंदू राष्ट्र हमारा है, एक भावना जुड़ी हुई है। मेरा ये कहना है, लेकिन आज तारीख में बोलूंगा मैं हिंदू हूँ,
और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्र में नहीं काम किया। जब कोरोना था मैं घर में बैठा सो रहा था, कोरोना था, मैंने आगे तारीख में आपसे देखभाल नहीं की, हमने आपको अनाज नहीं दिया, हम आपके क्षेत्र आपकी सेवा नहीं कर पाए। जनता वो आगे तारीख में खत्म हो चुका है। जनता सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट करेगी, चाहे वो बंदा कोई भी हो। और आज इसीलिए जो रिपोर्ट का तैयार हो रहा है हर विधायक का रिपोर्ट का तैयार। BL संतोष जी आए थे यहाँ पर जब लखनऊ में, एक एक विधायक से बात किया, एक एक मंत्री से बात किया, पूरा रिपोर्ट का लेके दिल्ली गए हैं। हर विधायक को बीजेपी नेता ने कह दिया कि वो विकास के मुद्दे पर शासन वाले ने तो अपने स्वास्थ्य करना पड़ेगा, तभी वो जीत पाएगा। आप कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? मनोज जी बताइए। बिल्कुल विकास के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं तो पहले ही कहा था कि काम बोलता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, और ये लोग गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो जनता जान चुकी है, इनके झूठ को पहचान चुकी है। इन लोगों का चेहरा साफ हो गया है, और सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं विकास के मुद्दे पर। यह अब इन लोगों का जो आपका भी मुस्लिम वोट से वो भंग हो गया है। आपकी भी पार्टी मानती है कि मुसलमान आपकी पार्टी को हम हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की करते हैं, हम आम जन की बात करते हैं, और आम जन की बात पर क्योंकि आजम खान के मामले में आपने आवाज उठाई नहीं। मुसलमानों को पता चला कि आपकी पार्टी भाई आप तो कह रहे थे ना कि विकास किए हैं, जनता आपके विधायक और सांसद को गाँव में घुसने नहीं देगी, और आप जीतेगी तो बड़ी दूर की बात है। और यह कहीं न कहीं बहुत से गाँव में बहुत से विधायक को घुसने नहीं दे रही है। पहले देखिए जो बना है भाई साहब, यही तो है, आप लोग सुनते नहीं है, घर में छुपे बैठे हुए थे। समय कम है, आपको सुन रहे थे, अब सपा सुनिए उन्हें। कब से बोल रहे थे, सुनी तो रहा था मैं, सुनने का भी थोड़ा धैर्य रखिए, नहीं तो आप ही बोल लीजिए, हम लोग सुन लेते हैं। बोलिए बोलिए मनोज जी, बोलिए, अपना जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ जनता गाँव में घुसने नहीं देगी। यह जो भाई साहब रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट कार्ड को कहिए आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इनके विधायक या सांसद कुछ काम किए नहीं है। यही तो हम लोग इसी के बल पर तो सरकार बनाने जा रहे हैं। अलग लोग सच में गुमराह करके आ गए थे, अगर काम कर दिए होते तो सच में किसी को सरकार दूसरे को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज सरकार हम लोग इसी के बल पर बनाने जा रहे हैं कि हम लोगों का काम बोलता था, बोलता है और बोलता रहेगा। कर दिया। अब कांग्रेस नेता निजाम मलिक जी, सपा कहती है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कहती है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि मुस्लिम वोट बटे हुए हैं, जो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, वो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बटा हुआ है समाजवादी पार्टी में, बसपा में। आप जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ थे, सपा का कबाड़ा हो गया और आपका भी, आपकी पार्टी को भी वोट नहीं मिले। सत्ता में थे अखिलेश यादव, उनकी जो फजीहत के जनता ने की वो सबके सामने है, जिसके बाद अखिलेश यादव भी कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नैया जो डूबी, सपा के लोगों का कहना है कि वो कांग्रेस की वजह से डूबी। बसपा आपके साथ आने वाली नहीं, क्योंकि बसपा का मानना है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। छोटे छोटे दलों को मिलाकर आपकी पार्टी कहाँ पे खड़ी होती है? क्योंकि प्रियंका गांधी का चेहरा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया लोकसभा चुनाव में, सबने देख लिया। आपकी एक सीट इज्जत बचाने के लिए सोनिया गांधी की मिली आपको उत्तर प्रदेश में, तो आपकी इज्जत जो है वो दांव पे लगी है 2022 के चुनाव में। तो इज्जत कितनी बचा सकते हैं? क्या आपके पास कांग्रेस की इज्जत? हमारे पास ऐसा फार्मूला है विकास का, हमारे पास जाति और धर्म, ये सब चीजें हम जो हमारी पार्टी आपने सुना होगा ना, इस पर विश्वास रखती है। हमारी पार्टी के अंदर सारे समाज, सारे धर्म, सारी जातियां, ना विशेषकर हम जब गवर्नमेंट में आते हैं तो हम किसी की एक जाति का झुकाव नहीं होता। ये सारे धर्मों, सारी जातियों की पार्टी है। हम विकास को चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। 2022 में हम सरकार बनाएंगे। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे।
ख्याल रखिएगा सबके कि साथ कहीं लेके कांग्रेस का हाल फिर से दोबारा लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ना हो, कोशिश कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में किस पार्टी का जो ये मुद्दा है, कौन सी पार्टी विकास के मुद्दे पर बाजी मार लेती है, क्योंकि कोरोना की वजह से हिंदू मुसलमान पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। तो जनता के मन में कौन सी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी इस आपदा के समय में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।